नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं अलग अलग विषय के। तो आज इस हमारे जो विषय रहेंगे, सबसे पहले उसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, और बात होगी बागवानी से किसानों की आय में वृद्धि की भी। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय जिस पर आप अपने सवाल या जो जानकारी लेना चाहते हैं आप वो पूछ सकते हैं, और इसके लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800113060। साथ ही दूसरा नंबर है 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे भी आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ तो मौजूद हैं डॉक्टर A.K. मिश्रा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र पूसा नई दिल्ली में। किसान भाइयों को नमस्कार। और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर रामराज मीणा जी। आप सहायक प्रोफेसर हैं KVK कोटा राजस्थान में। नमस्कार किसान भाइयों। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बल्कि बागवानी से किसानों की आय में वृद्धि, अगर देखा जाए तो पूरक से ये आपको विषय जो हैं लग रहे होंगे एक दूसरे के। कैसे हैं पूरक, इस बारे में हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो विस्तार से आपको आज समझाएंगे। ये यहाँ सबसे पहले डॉक्टर A.K. मिश्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब भी हम बात करते हैं हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर, जो किसान है उनको लगता है एक योजना है और एक उद्देश्य अगर देखा जाए तो वो पानी के बचत का भी, और जो हमारे किसान हैं उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए भी है। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि बिना पानी के तो किसी भी प्रकार के फसलोत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जहाँ तक बात है कि भारत में मानसून वर्षा का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, परंतु वो सिर्फ 4 महीने के लिए, लगभग 100 दिन के लिए ही होता रहा है जी। और किसान भाइयों को अब देखने में आया है कि आप लगभग 3 मुख्य मौसम है, रबी, खरीफ और जायद, जिनमें फसलोत्पादन करना है और हमें उत्पादन भी बढ़ाना है और फसलों का और मूल्य भी ऐसी फसलें उगाना है जिनके मूल्य भी काफ़ी अच्छे मिले, किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। तो पानी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आगत हो जाता है, जिसकी वजह से आप तीनों मौसम में फसल ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और जब देखते हैं कि हम वर्षा के बाद अब पानी की उपलब्धता कैसे होती है, तो देखा गया कि हमारे भारत देश में लगभग 2/3 क्षेत्र आज तक भी ऐसा रहा जिसमें कि वर्षा आधारित खेती होती रही है। यानी कि अगर पानी था भी तो पूर्णतया उनको नहीं मिल पा रहा था। तो वर्ष 2015 के जुलाई 1 को एक ये महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना लागू की गई है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा, और इसका नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना रखा गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य है कि हर खेत को पानी मिले। सबसे बड़ा जो उद्देश्य लेकर के हम इस पे काम कर रहे हैं वो ये है कि कोई भी खेत ऐसा ना रहे जो असिंचित रह जाए, और जिसमें कि हमें मानसून पे अपर्याप्तता रहे कि हमें वहीं पानी मिलेगा तभी हमारी फसलें पैदा हो सकेंगी। और ये सुनिश्चित करने के लिए हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, और इस पूरी एक परियोजना का निरूपण किया गया है जिसके उद्देश्य और लक्ष्य बहुत सुनिश्चित है कि हमें हर किसान को पानी पहुंचाना है, और उसके लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने हैं। उसका एक, जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताते चलूंगा कि किस प्रकार से हमने सोचा है कि इन सभी किसानों को सारे क्षेत्रों पे हम सुनिश्चित तौर पे पानी दे सकें। बिल्कुल, यानी काफी सफलता जो है इस क्षेत्र में अब हमें मिल भी रही है, जो परिणाम है वो हमारे सामने है। लेकिन और किस तरीके से इसको बेहतर किया जाएगा, डॉक्टर मिश्रा, इस बारे में आपसे हम आगे जानकारी लेंगे। एक ऐसी योजना जिसका उद्देश्य ना सिर्फ हर खेत तक पानी को पहुंचाना है बल्कि प्रति बूंद अधिक उपज हम ले सकें, इसके लिए हम कह सकते हैं हर संभव प्रयास किए गए, और जो प्रयास है वो सफल भी रहे। कैसे रहे ये आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। पानी की हर बूंद बहुमूल्य है,
जल के बिना खेती किसानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ कृषि अभी भी काफी हद तक बरसात के पानी पर आधारित है। खासकर खरीफ की फसलों के लिए मॉनसून की वर्षा काफी अहम मानी जाती है। ऐसे में बरसात फसलों के अनुकूल हो जाए तो पैदावार अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर बरसात में कमी आ जाए तो किसानों को पानी की कमी के चलते अक्सर समस्या का सामना करना पड़ जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों की स्थिति में बदलाव लाने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। केंद्र सरकार ने मानसून पर खेती की निर्भरता कम करने और हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय वाली योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। केंद्र सरकार इस योजना के कुल संभावित खर्च का 75% हिस्सा वहन करती है, बाकी बोझ राज्य सरकारें उठाती हैं। वे कृषि क्षेत्र जो ऊंचाई वाले स्थान पर हैं, उसके लिए केंद्र सरकार 90% खर्च और राज्य सरकारें 10% खर्च वहन करती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कुछ प्रमुख लक्ष्य तय किए गए हैं। जलाशयों को दोबारा भरना, वर्षा जल का संचयन, पानी के भराव को रोककर उपयोग में लाना, ड्रिप और स्प्रिंकलर कार्यक्रम को लागू करना भी इस योजना का उद्देश्य है। तो जाना आपने किस तरीके से जो योजना है इसकी शुरुआत की गई, और अब अगर आज के समय की हम बात करते हैं तो काफ़ी सफल रही है योजना। ना सिर्फ उद्देश्य जो हमारी सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियां हैं उनको लगातार हम देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ावा दिया गया इस योजना के तहत, बल्कि जो पुराने जलाशय हैं वहाँ भी अब पानी की उपलब्धता होने लगी है। साथ ही हम डॉक्टर मीना आपसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे, जब भी हम बागवानी फसलों की बात करते हैं इसके ज़रिए कितने फ़ायदे हमारे किसानों को मिलते हैं, लेकिन क्या इसके ज़रिए जो आमदनी है वो हम बढ़ा पाए हैं अभी तक? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि आज के दौर में किसानों की आय वृद्धि एक हमारी भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि आय को हमको डबल करना है, और उसमें उद्यानिकी फसलों का एक और कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इसमें। तो किसान भाइयों को चाहिए कि भाई अभी वर्तमान में जैसे खाद्यान्न फसलें करते हैं, बेशक वो अपनी जगह जरूरत पूरी करने के लिए जरूरी है, लेकिन उद्यानिकी फसलों के माध्यम से एक साधारण भाषा में अगर किसान भाइयों को मैं समझाऊं कि प्रति यूनिट जो वॉल्यूम है वो उद्यानिकी फसलों में ज़्यादा होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है, और उसी से उसको लाभ को कोरिलेट हम कर पाते हैं। अभी अगर हम फलों की बात करें तो 1 हेक्टर में अमूमन 300 से 350 क्विंटल तक वजन निकल जाता है। सब्जियों की बात करें तो 400 से लेकर 600 क्विंटल तक प्रति हेक्टर उसको उत्पादन मिलता है। अगर इसी को हम खाद्यान्न से तुलना करें तो खाद्यान्न मिलेगा 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर आपको। तो एक मोटी बात किसान को समझ में आती है। दूसरी बात, किसान भाई जो आय वृद्धि की बात हम किसान भाइयों से करते हैं तो इसमें यह होता है कि जब उद्यानिकी फसलें, एक तो आपको शुरुआत में भले ड्रिप इरिगेशन लगाना है, खर्चे भले ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको आरामदायक रहती है। जो उन्नत तकनीकी से अगर हम उद्यानिकी फसलें करेंगे तो किसी भी तरीके से उसको श्रम में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फल वृक्ष के बाग लगाने हैं तो पहले 2 से 3 साल उसको देख रेख करो, बाकी 20 साल तक उसको लगातार आय होगी उसको, यानी पहले 3 साल आप उसको पालेंगे और बाकी 20 साल वो आपका घर चलाएंगे, आपकी आय में वृद्धि करेंगे, आपका जो लिविंग स्तर है उससे ऊंचा होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए आमदनी जो है यानी हम मान सकते हैं किस तरीके से बढ़ सकती है, और ये ज़रूरी ना सिर्फ उपज बढ़ाना जो है वो एक किसान के सामने रहता है, बल्कि इस उपज को बाजार में कैसे आप बेहतर भाव पर बेच सकते हैं, या अब प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है वहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। इस बारे में विस्तार से डॉक्टर मीना आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। कृषि क्षेत्र में बहुत सी संभावनाएं और अवसर खोजे जा सकते हैं। हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ा है। अगर बात बागवानी की करें तो बागवानी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें फलों, फूलों, सब्जियों, मसालों और मशरूम की खेती आती है। बागवानी एक अधिक आय वाला क्षेत्र है। अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में दूसरी फसलों के मुकाबले बागवानी फसलें ज्यादा आमदनी वाली साबित हुई हैं। साथ ही बागवानी फसलों में रोजगार के भी अधिक अवसर हैं।
किसानों की आय दोगुनी करने के सिलसिले में उपज और उत्पादकता दो सबसे अहम कारक हैं और बागवानी फसलें इन दोनों ही शर्तों को पूरा करती हैं। बागवानी में आधुनिक तकनीक अपनाई जाए, सघन प्रणाली से खेती की जाए, संरक्षित खेती को बढ़ावा दिया जाए और अलग अलग तरह की ज्यादा भाव वाली फसलों की खेती की जाए तो किसान दोगुनी आमदनी ले सकते हैं। इसके अलावा सही तरीके से पोषण प्रबंधन करके भी किसान बागवानी फसलों से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इन सभी फायदों को देखते हुए पिछले कई सालों में किसानों का रुझान बागवानी फसलों की ओर काफी बढ़ा है और काफी संख्या में किसान बागवानी से अच्छी आमदनी ले रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार भी योजनाओं के जरिए बागवानी को बढ़ावा देकर किसानों का पूरा सहयोग कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार खेती को काफी बढ़ावा दे रही है। आत्मनिर्भर भारत के तहत दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज में टॉप से टोटल तक ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत 500 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। तो जाना आपने किस तरीके से सरकार की ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और बागवानी में जो तमाम संभावनाएं मौजूद हैं उसके ज़रिए किसानों की आय में वृद्धि हो सके, ये अब हम देख भी पा रहे हैं किस तरीके से वृद्धि हो सकती है, क्या क्या नए विकल्प हैं वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ डॉक्टर मिश्रा आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि एक लक्ष्य जो है वो हमारे सामने तो रहता ही है, लेकिन जब हम बात करते हैं जो हमारी सिंचाई की सूक्ष्म प्रणालियाँ हैं उनकी, अब से अगर हम 4 से 5 साल पुरानी बात कहें तो शायद उतना उपयोग में किसान इनका नहीं करते थे, लेकिन अब इस योजना के बाद आने से हम कह सकते हैं कि बढ़ावा मिला है इनको। जी बिल्कुल, हमारे जो नई PMKSY स्कीम है इसमें एक कंपोनेंट ये भी है कि हम मोर क्रॉप पर ड्रॉप की तरफ चलें, यानी कि बहुत कम पानी का प्रयोग करते हुए अधिक उत्पादन ले सकें, और ये संभव है नई सिंचाई प्रणालियों के द्वारा जिनमें स्प्रिंकलर और ड्रिप का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी। अब जो स्प्रिंकलर प्रणाली है वो उसकी दक्षता थोड़ी कम है, लगभग 70 से 75%, और अगर अच्छी तरीके से रख रखाव भी किया जा सके तो लगभग 80% तक लाई जा सकती है। जी। और जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली है उसकी दक्षता लगभग 80 से 90% है और अच्छे रखरखाव के साथ और 90 से आगे भी जा सकते हैं। यानी सतही सिंचाई के मुकाबले अगर देखा जाए तो काफी कारगर दोनों ही पद्धतियां। सतही सिंचाई के मुकाबले ये बहुत ही ज्यादा अच्छी और दक्षतापूर्ण सिंचाई की तकनीकियां हैं जी। और इनमें जल की बचत जितनी दक्षता है, यानी कि उसका अपोजिट अगर देखें तो उतनी ही ज्यादा जल की बचत ये करती हैं जी। और न केवल जल इससे लगाया जा सकता है, प्रति पौधा या पूरे फसल में भी पोषक तत्वों का भी प्रयोग किया जा सकता है और इसमें घुलनशील पोषक तत्व भी, उर्वरक जो भी हैं वो भी ड्रिप सिंचाई के माध्यम से दिए जा सकते हैं और इससे भी बहुत बचत की संभावना है। जी बिल्कुल, यानी फर्टिगेशन तकनीक जो है देखिए वो भी आजकल हमारे जो किसान हैं उसका उपयोग करने लगे हैं। और इसके साथ साथ अब जो नई प्रणालियां आ रही हैं उनमें तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स आ रहे हैं जिसमें किसानों को बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं रहेगी और अपने आप ऑटोमेटिकली ये सिस्टम ऑपरेट होते हैं और सिंचाई का ना केवल ये मात्रा निर्धारित करते हैं बल्कि सिस्टम भी अपने आप ऑपरेट हो सकता है और सिंचाई होने के बाद सिस्टम बंद भी हो जाता है। तो किसानों को बहुत ज्यादा खेत में जो पहले श्रम करना पड़ता था सिंचाई के लिए वो भी नहीं करना पड़ रहा है और आमदनी में भी वृद्धि हो जाएगी क्योंकि आपके खर्चे में बहुत ज्यादा कमी आ जा रही है। तो कुल मिलाकर के लाभ में ही इसका जो फायदा है वो लाभ में प्रदर्शित होगा और जल्दी से जल्दी किसानों की आमदनी दोगुनी करने में यहाँ तक कि सिंचाई प्रणालियां भी बहुत महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, यानी देखिए कैसे आपकी जो लागत है वो बच सकती है और अगर आप शुरुआती तौर पर देखें तो अगर आप सिंचाई की जो तकनीक है उसको अपना लेते हैं तो वहीं से आपकी जो लागत है वो कम होनी शुरू हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर डॉक्टर मीणा हम अगर बात करते हैं अपनी आय को बढ़ाने के लिए और आज के समय में जब बागवानी में भी हमारे पास अब कई विकल्प हैं, पहले हम मान सकते हैं कि इस तरह की जो अलग अलग किस्में हैं, अगर सब्जियों की खेती हम कर रहे हैं, फलों की हम खेती कर रहे हैं, तब शायद उतनी उन्नत किस्में नहीं थी, लेकिन आज के समय में हम सघन बागवानी की बात करते हैं, विविधीकरण की बात करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण किसान की आय को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में देखिए आप जोत का आकार धीरे धीरे घटता जा रहा है और इनकम का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि इनकम अधिक चाहिए और जोत घट रही है। तो इस क्षेत्र के अंदर आपकी सब्जियों में जैसे नए नए तरह के संकर बीज आ गए,
जैसे आपका प्याज का लगाना है, लहसुन लगाना है, टमाटर, बैंगन, मिर्च, बहुत ही अच्छे अच्छे हाइब्रिड्स है जो अच्छा उत्पादन देते हैं। साथ ही फलों में जैसे उन्नत किस्में आ गई, जो उन्नत किस्मों का एक तो क्या होता है कि जो कंज्यूमर के हिसाब से आजकल कलर भी डेवलप हो गए, जैसे अमरूद में आप रेड फ्लेस आ गई, व्हाइट फ्लेस वेराइटियाँ हो गई, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है कि किसान अब ये कंज्यूमर के हिसाब से अपना उत्पाद तैयार कर रहा है कि इस अमुक किस्म की मांग ज्यादा है तो मैं यही उगाऊं। तो इस तरीके से फलों में भी बहुत अच्छा विकास हुआ है और सब्जियों में भी हुआ है, मसाला और भी कई चीजों में जैसे मशरूम है, इन सब चीजों में हुआ है। तो वैरायटी का बहुत अच्छा रोल है, बहुत बड़ा रोल है इनकम में। जैसे एक अमरूद को अगर मैं उदाहरण दूं, अगर दिल्ली मार्केट में एक अमरूद बिकता है 40 रुपए किलो होलसेल में और एक अमरूद बिकता है आपका 60 से 70 रुपए किलो, तो ये कहीं ना कहीं वैरायटी का रोल है इसमें। तो ये काफी महत्वपूर्ण कि आप कौन सी किस्म का चयन करते हैं और कैसे उसका बाजार भाव आपको मिल सकता है। और आपको बता दें हमारे साथ जो दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़े हैं वडोदरा गुजरात से। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? एप्पल की बड़ौदा गुजरात से बोल रहा प्रफुल्ल भाई। जी प्रफुल्ल भाई, एप्पल की खेती कर सकते हैं क्या हम? सेब की खेती आप करना चाह रहे हैं बड़ौदा में? जी बड़ौदा में। चलिए डॉक्टर मीना, क्या संभावनाएं बड़ौदा क्षेत्र में? अगर एप्पल जो होता है इसमें ये टेम्परेट फसल है, यानी ठंडे प्रदेशों की है। इसको फूल आने के लिए 2 से 2.5 महीने तक लोअर तापमान पे पौधा रहना चाहिए, तब उसमें फूल आएगा। अभी कुछ किसान भाई प्रयास कर रहे हैं लेकिन कॉमर्शियल आर्थिक उत्पादन लेना संभव नहीं है हमारे यहाँ। जी बिल्कुल। तो देखिए ज़रूरी यही कि आप सही दिशा में आगे बढ़ें और जो हमारे विशेषज्ञ आपको सलाह दे रहे हैं, इसके साथ साथ आपके जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, आप वहाँ से भी सलाह ले सकते हैं। क्षेत्र अनुसार जो किस्में हैं उनका भी हम कह सकते हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि अच्छी उपज आपको मिल सके। और अच्छी उपज की जब हम बात करते हैं डॉक्टर मिश्रा, जैसे आपने कहा कि जो हमारी सूक्ष्म पद्धतियाँ हैं इनके ज़रिए हमें उपज तो अच्छी मिल रही है, लेकिन क्या इस योजना को हम सीमित, हमारे जो किसान हैं वो सीमित मान लेते हैं सिर्फ सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों तक, लेकिन जहां पुराने जलाशय हैं या और तमाम तालाब हैं उनके लिए क्या कुछ है इस योजना में? देखिए ऐसा है कि इसमें इस योजना में जो पहले उद्देश्य था या अभी भी उद्देश्य है हमारा कि पहले तो हमें जल की उपलब्धता बढ़ानी है और जल के स्रोतों का भी नवनिर्माण करना है। पुराने जल स्रोत जो खराब हो रहे थे, जिन पे हमारा ध्यान ही खत्म हो गया था, क्योंकि अधिकतर हमने देखा इस दौरान देश में या तो कैनाल के द्वारा सिंचाई हो रही थी जिसका कि प्रतिशत लगभग 26% है, तो या फिर वेल के द्वारा यानी कि ट्यूबवेल खोद करके सिंचाई हो रही थी और हम सारे लोग इन्हीं 2 विधियों से सिंचाई करने के लिए अपने आप को उपयुक्त मान रहे थे। परंतु बहुत सारा जल जो व्यर्थ में चला जाता है, जो नदी नालों के रास्ते बह जाता है, हमें उस जल का संरक्षण और संग्रहण करके और फिर उससे सिंचन करना है। तो हमें दोनों ही स्थानों पर प्रयास करना था। जल जो हमें उपलब्ध है उसका संरक्षण करना और पुराने नदी तालाबों में और नई नई पद्धतियां या और बनाने की या पुरानी पद्धतियों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी। और इसमें चूंकि आपने ये पूछा है तो एक नई परियोजना आई थी अभी जो खेत तालाब परियोजना, जिसका उद्देश्य था खेत का पानी खेत में। तो उसमें भी एक भारत सरकार ने एक व्यवस्था रखी थी कि करीब 21 मीटर बाई 15 मीटर बाई 3.5 मीटर के जो एक तालाब जो खोदे जाएंगे उनमें लगभग 50% से लेके अनुदान था। किसान भाई अपने खेत में तालाब खोद सकते हैं और जल को वहां पे संरक्षित कर सकते थे, इकट्ठा कर सकते थे और फिर उस जल को उत्तम विधियों के द्वारा, जैसे आपने बताया ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, इनके द्वारा अगर आप फसल उत्पादन करते हैं तो कम जल में आप बहुत ज्यादा एरिया भी कवर कर लेते हैं और उनकी पूर्ण सिंचाई भी कर सकते हैं। यानी जिन क्षेत्रों में देखिए अभी भी जो भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, तो ये बेहतर कि आप जो पानी है उसको इकट्ठा कर सकें और जब बाद में आवश्यकता है तो आप अपनी मांग के अनुसार का उपयोग कर सकें। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ जी सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर मैं कह रहा था सर, मैंने ना एक नींबू का पेड़ वो रखा सर, लगभग 6 साल हो गए सर। नींबू का पेड़ आपने लगाया 6 साल का हो चुका है? हाँ जी सर। जी, लंबा चौड़ा है सर, अच्छा मतलब छाएदार भी है सर। नींबू नहीं आ रहे लेकिन नीचे से सर फसल नहीं लग रही सर, मतलब जो नींबू है ना सर वो लग ही नहीं रहे। फूल आते हैं उस पे? सर फूल भी आते हैं सर थोड़े बड़े। चलिए उम्मीद देखिए जाग जाती है जैसे फूल आते हैं, लेकिन फलन जो है वो डॉक्टर मीना नहीं हो पा रहा है। देशाजी जी के लिए समस्या है। सही है। देखो नींबू का बगीचा जब आप लगाते हैं, एक पौधा लगाओ चाहे 1000 पौधे लगाओ, इसमें ध्यान देने वाली बात होती है शुरुआती दौर में, यानी 2 से 3 साल का जब पौधा होता है तो इसमें जाला आपको निकालना पड़ता है। यानी चारों तरफ आप खुदाई करेंगे 1-1 फीट की, उसमें मोटी जड़ नहीं कटे और बारीक आपको बारीक बिल्कुल जाला निकलेगा
बहुत ही बारीक, उसको उस जड़ों को आप निकाल के बाहर कर दें और 15 से 20 दिन तक उसको खुला छोड़ दें आप। और उसके बाद देसी खाद उम्र के अनुसार, जैसे मान लीजिए आपका 5 साल का पौधा तो 20 से 25 किलो देसी खाद, लगभग 3 फीट का डाया, 6 फीट का डाया होगा, 3 फीट एक साइड 3 फीट एक साइड, ये समझे आप जी। तो उसमें आप खाद मिला के और फिर सिंचाई करें। दूसरी बात इसमें कि तीनों ही सीजन में फूल आता है इसमें, तो जिस सीजन में आप फूल लेना चाहते हैं, जैसे मान अम्बे बहार हम लेते हैं तो अम्बे बहार आता है फरवरी मार्च में, तो यानी आपको जनवरी में प्रक्रिया चालू करनी है। फूल आने से 1 माह पहले आपको ये सारे काम करने हैं, गुड़ाई करनी है, खाद देना है, तो आपका फल रुकेगा भी, सिर्फ फल अच्छा भी आएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए अच्छा फलन आपको मिल सकेगा और ज़रूरी यही कि आपके पास सही जानकारी होगी, ना सिर्फ आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे बल्कि जो आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, इसके ज़रिए आप अपनी भागीदारी भी निभा सकेंगे, अपना योगदान दे सकेंगे पानी को बचाने के लिए भी। आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर और किस तरीके से बागवानी की फसलों के जरिए आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी हेलो। हेलो सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। जी, हमारे वो नींबू का पेड़ है तो उसे लगाए हुए 2 साल हो गए और उसमें बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हो रही। जी, जो पेड़ है वो नहीं बढ़ पा रहा है या उसमें फलन नहीं आ पा रहा है? हाँ सर जी। जो आपने पौधा लगाया है, पेड़ लगाया है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही या उसमें फल नहीं आ रहे हैं? जी नहीं, उसमें बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हो रही, वो जैसे का जैसा है। चलिए बिल्कुल। शाहपुर मध्य प्रदेश से हैं ये जी। क्या कारण हो सकता है डॉक्टर मीना? इसमें क्या होता है, जब आप फलदार वृक्ष, और किसान भाई भी सुने क्योंकि मैं सारे पुराने सवालों उनको भी लेता हूं इसमें, कि जब भी आप बगीचा लगाते हैं, फल वृक्ष लगाते हैं, उसके लिए गड्ढा आप जरूर खोदें। 3 बाई 3 फीट के आकार का गड्ढा आप बनाएं। अगर आपकी 3 बाई 3 फीट का गड्ढा बनाने के बाद उसमें 25 से 30 किलो देसी गोबर की खाद और सिंगल सुपर फास्फेट 1 से 1.5 किलो आप डालकर फिर पौधरोपण करें आप। और फिर उस पौधा लगाने के बाद में हर 1 से 1.5 महीने में आपको गुड़ाई करते हुए देसी खाद इस्तेमाल करनी है और आपको उर्वरक भी आपको देने हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बढ़वार भी अच्छी होगी और फल भी अच्छा आएगा। तो कहीं ना कहीं किसान भाई जब पौधा लगाते तो ये समझते हैं जंगली पौधा है, जबकि उस पर आपको जंगली पौधे में इतना फल नहीं मिलता है और फल वृक्ष में आपको एक पौधे से लगभग 100 से 125 किलो तक भी फल निकलते हैं। तो फल का जो वजन है वो कहाँ से आएगा? वो आप जमीन से आएगा। तो जमीन में आप खाद डालोगे तो बढ़वार भी अच्छी होगी, फल भी अच्छा आएगा। बिल्कुल। खासतौर से जैसे सघन बागवानी की हम बात कर रहे थे तो वहां तो और भी ज्यादा उम्मीद हम कर सकते हैं किसान के नजरिए से। बिल्कुल बिल्कुल। सघन बागवानी बहुत अभी की आवश्यकता हम कह सकते हैं इसको वर्तमान में, कि कम ही यूनिट में ज्यादा उत्पादन लेना है तो सघन बागवानी अभी किसान करने भी लग गए हैं। पहले के दौर की हम बात करें तो जैसे आंवले की बात करें तो 10 बाई 10 मीटर पर लगाया जाता था। अभी सारी चीजें लगभग
1.5 मीटर से लेके 5 मीटर में सीमित हो गई है। यानी पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी इतनी तक आ गई है। अगर आप अमरूद लगाते तो 1 से 1.5 मीटर डिस्टेंस पे भी आप लगा सकते हैं। अल्ट्रा हाई डेंसिटी बोलते हैं उसको। और सामान्य हाई डेंसिटी आप देखें तो 4 से 5 मीटर की दूरी पर भी ये चीजें लगने लग गई है। यानी जो एक चुनौती हमारे सामने थी, जोत जो है वो छोटी होती जा रही थी, वहां पर किस तरीके से देखिए अधिक उत्पादन लेकर हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, इसके विकल्प अब हमारे पास हैं। और जो प्रमुख अगर देखा जाए जो पानी, यानी जो प्रमुख घटकों की जब हम बात करते हैं, मृदा पानी, उसमें पानी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि एक योजना के तहत पूरा संदेश दिया गया कि कैसे आप इसकी बचत कर सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, अगर देखा जाए ना सिर्फ बचत बल्कि कई किसान हैं जो चाहते हैं कि जो हमारी सिंचाई की सूक्ष्म पद्धतियाँ हैं इनको वो अपना सकें, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद कृषि उपकरण है, यंत्र है, हम चला नहीं पाएंगे या काफ़ी महंगे रहेंगे। इसके लिए क्या कुछ प्रावधान हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि इसमें भारत सरकार ने उन्नत सिंचाई यंत्रों के लिए बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पे इनको देने की व्यवस्था की है किसानों को जी। और अब तो लगभग स्टेट और सेंटर का अगर दोनों का जो सब्सिडी मिला लिया जाए तो ये करीब 90% तक सब्सिडाइज्ड हैं ये सिंचाई की विधियाँ जी, ड्रिप और स्प्रिंकलर। तो हमारे किसान भाई पहले तो अपने मन से ये डर, ये भय निकाल दें कि ऐसे ये बहुत महंगी पड़ने वाली हैं, क्योंकि आप प्रयास करेंगे तो इस सिंचाई योजना के अंतर्गत आपको बहुत ही हाईली सब्सिडाइज रेट में ये सिस्टम प्राप्त हो जाएंगे जी। अब रही बात इसके चलाने की, और तो ऐसा है कि जब हमारे किसान भाई मोबाइल चला ले रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इन सिस्टम को चलाना कोई बड़ी बात नहीं है जी। अब इनमें 2 तरीके के सिस्टम आ रहे हैं। एक तो यह है कि सेमी सॉलिड टाइप के आ रहे हैं और एक परमानेंटली इंस्टॉल्ड आ रहे हैं। तो हमारे किसान भाई सेमी सॉलिड सिस्टम ज्यादा पसंद करते हैं कि उन्होंने एक छोटा सिस्टम लिया और अपने आज इस खेत में लगाया, कल दूसरे खेत में लगाया, और इस तरह से वो करते जाते हैं। तो इसमें खासतौर से स्प्रिंकलर वाले में तो ज्यादा कोई परेशानी की बात है ही नहीं जी। और किसान एक स्थान से विस्थापित करते हुए दूसरे स्थान पे दूसरे खेत को सिंचाई करते रहते हैं। और जहां तक दक्षता की बात की, मैंने तो काफी दक्ष है, करीब 75% से ज्यादा ही। हाँ, बस इतना ध्यान देना है कि जब हवा बहुत तेज चल रही होती है तब स्प्रिंकलर का थोड़ा सा एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। लेकिन जो सिंचाई विधियां हैं, यानी कि ड्रिप है, आज इसके बारे में आपसे आगे भी मैं जानकारी लूंगा। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंगत राम जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। हेलो किसान में क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना, मंगत राम जी। सर, हमारा सवाल ये है कि हमारी जमीन चिकनी मिट्टी की है और हम वो सारी सिंचाई का फायदा लेना चाहते हैं जी, जिससे कि गेहूं का उत्पादन बढ़ सके। चलिए, यानी आप जानना चाह रहे हैं कि गेहूं की जो उपज है वो अच्छी हो सके, इसके लिए कौन सी जो सिंचाई की पद्धति है उसका इस्तेमाल किया जाए, अब हमको फायदा मिले और हमारी सिंचाई से फायदा हो हमको। चलिए, बिल्कुल फायदे की बात हम यहाँ लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा, जैसा आप कह रहे थे कि लाभ और फायदा जो है वो हमें यहाँ नजर आता है। जो हमारे दर्शक हैं वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि अगर एक किसान गेहूं की खेती करता है या ये गेहूं की खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर कैसे जो हमारी जो सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियाँ हैं, क्या इनका इस्तेमाल करना वहाँ संभव है? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है, खासतौर से ड्रिप की बात करें, इसी पे सबका ध्यान रहता है कि क्या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से गेहूं की फसल ली जा सकती है। तो मेरा किसान भाई को ये जवाब है कि हाँ बिल्कुल ली जा सकती है, और इसको प्रायोगिक परीक्षणों में बता दिया गया है कि एक सिस्टम से जो है बहुत अच्छी तरीके से गेहूं की फसल ली जा सकती है, और पानी भी लगभग जो साधारण सिंचाई की विधि है उसके मुकाबले बहुत कम पानी में ली जा सकती है जी। तो मेरा जवाब तो है कि हाँ लिया जा सकता है। और चूंकि ये अभी आप देखते हैं कि गेहूं जो है सीड्रिल से लाइन में बोई जाती है जी, कतार में बोई जाती है, तो और भी अच्छा हो गया है, क्योंकि पहले छिटकुआ विधि से जो गेहूं बोते थे वो तो खत्म ही हो गया है जी। तो इससे ड्रिप की लाइन बिछाने में आसानी रहती है। और आजकल एक और विधि बहुत प्रयोग में आ रही है, थोड़ा रेज्ड बेड पे गेहूं लगाने की, जिसमें कि एक लेटरल से लगभग 4-5 लाइनों की सिंचाई आराम से हो जाती है। तो लेटरल्स की संख्या भी कम हो जाती है, जिससे सिस्टम की कॉस्ट है वो कम होती है, और आप बहुत अच्छी तरीके से गेहूं भी पैदा कर सकते हैं जी। और अभी तक तो किसान भाई हम सारे लोग देख रहे हैं कि सरफेस पर लेटरल रख करके सिंचाई की जाती है, लेकिन अब सब सरफेस यानी कि जमीन के नीचे भी लेटरल को दबा करके सिर्फ जड़ क्षेत्र को सिंचाई करते हुए और भी ज्यादा जल बचत के साथ में और
और भी ज्यादा पोषक तत्वों को सीधे सीधे जड़ क्षेत्र में देने से बहुत ज्यादा जल की बचत की जा सकती है जी। और उर्वरक भी बहुत दक्षतापूर्ण तरीके से लगाए जा सकते हैं। और लाइन में लगाने वाली फसलें और रेस्ड बेड पे जो है अगर गेहूं लगाते हैं तो आप बहुत कम लागत में आपकी फसल सिंचाई की लागत, यानी वहां पर काफी बेहतर परिणाम हमें मिल सकते हैं। यहाँ रेस बेड या देखिए कतार में जब आप कोई भी फसल ले रहे हैं वहां पर काफी कारगर मानी जाती हैं हमारी जो सिंचाई की सूक्ष्म प्रणालियां हैं, जिसके तहत आपकी जो लागत है काफी हद तक कम हो सकती है और खासतौर से आपकी जो आमदनी है वो बढ़ सकती है। डॉक्टर मीणा, जब आमदनी बढ़ाने की हम बात करते हैं, फसलें तो जाहिर तौर पर हैं, उपज हमारे जो किसान हैं मेहनत करते हैं, उपज भी हम अच्छी लेते हैं, लेकिन चुनौती ये रहती है कि बाजार भाव या तो नहीं मिल पाता, या क्योंकि जो बागवानी की फसलें हैं उनमें हम कह सकते हैं कि पूरा समय रहता है किसान के पास, वो कहीं खराब ना हो जाए, समय रहते उसको बाजार भी पहुंचाना होगा। तो कैसे ये संभव है कि और ज़्यादा बागवानी के जरिए हमारे किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकें? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। किसान भाइयों को चाहिए कि जैसे कई बार किसानों को हम देखते हैं कि टमाटर फेंक दिया, आलू फेंक दिया जी, ये इसलिए होता है किसान भाइयों के साथ कि प्रसंस्करण की व्यवस्थाएं नहीं रख पाते या ज्ञान नहीं होता उनको। जबकि हर जो हॉर्टिकल्चर उत्पाद यानी उद्यानिकी की जो फसलें हैं, फल हो, सब्जी हो, सबके बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं, यानी उनसे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। तो जिस टाइम बाजार में ज्यादा भाव गिर जाते हैं, कई बार गलत की वजह से मार्केट में ज्यादा आवक होती है तो भाव गिर जाते हैं, तो उस दौर में उसको उसके उत्पाद बना लेने चाहिए। जैसे आंवले की मैं बात करूँ तो आंवले की कैंडी बन सकती है, जूस बन सकता है, आपका मुरब्बा बन सकता है। इसी प्रकार आपका जैसे टमाटर की हम बात करें, टमाटर के साथ जनरली ज्यादा ऐसे केस होते हैं, तो टमाटर का आप सॉस बना सकते हैं। आजकल तो टमाटर को ड्राई करने के, सुखाने के तरीके भी हो गए, यानी स्लाइस काट काट के आप सूखा लें और उसको फिर बाजार में जब ऑफ सीजन होता है तो उस टाइम आप बेच सकते हैं। या अभी भारत में कई किसान ऐसे भी है जो उसका एक्सपोर्ट का काम करते हैं। जी बिल्कुल, यानी कई विकसित देशों में उनको प्रोसेस प्रोडक्ट ही चाहिए और हमारे भारत में भी ये चलन चल पड़ा है। तो भारत सरकार इसके लिए अनुदान भी दे रही है कि आप प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, चाहे आप ड्राइंग की लगाएं, चाहे आप सॉस बनाने की लगाएं, चाहे जूस इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो लगभग 4 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें करोड़ आधी सब्सिडी आपको मिलती है। जी बिल्कुल, और खास ये भी फायदा उठा सकते हैं किसान भाई। टॉप से टोटल की हम बात करते हैं, ऑपरेशन ग्रीन्स भी चलाया गया और उसके तहत अगर देखा जाए आत्मनिर्भर भारत के तहत करीब 500 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है, जिसके तहत यानी टॉप की अगर हम बात करते हैं तो टोमेटो और इसके साथ साथ अनियन और पोटैटो यानी टमाटर, आलू और प्याज, ये 3 प्रमुख रखे गए हैं, क्योंकि किसान जो है बड़े पैमाने पर इनकी खेती करते थे, लेकिन यहाँ संभावनाएं अब हमारे किसानों के लिए हम कह सकते हैं और ज़्यादा सरकार द्वारा लाई गई हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी ब्रजेश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर, मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, जिला खरगोन से। जी हाँ, तो सर मैं मिर्ची की खेती करता हूँ, तो सर उसमें कोकड़िया टाइप आ गया है, तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मिर्च की आप खेती कर रहे हैं, उसमें कोई रोग आप बता रहे हैं? हाँ, रोग है सर, रोग पत्ते एकदम ऐसे कोकड़ा टाइप हो गए हैं। जी चलिए बिल्कुल। डॉक्टर मीणा, क्या ये सवाल आपका जायज है? मिर्ची में 3 तरह से पत्ते कुंकुड़ते हैं। एक कटोरी नुमा हो जाता है जो वायरस की वजह से होता है, एक आधी कटोरी यानी खुला हाथ की तरह करेंगे सूदी तरफ जिसमें पानी ठहर जाए तो वो थ्रिप्स की वजह से होता है, और एक पत्ता उल्टा हो जाता है बिल्कुल, वो मकड़ी की वजह से होता है। तो पहले तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा तरीके का पत्ता मेरा मुड़ रहा है। उसके बाद अगर मैं एक एक बताता हूँ तीनों के उपचार। जिसमें कपनुमा हो जाता है, बिल्कुल कटोरी बन जाती है, उसके अंदर आपको इमिडाक्लोरोपिड नाम की एक दवाई आती है, उसका आपका 10 ml प्रति टंकी, आपको 15 लीटर की टंकी में 10 ml का छिड़काव करना है जी। दूसरा आपका उल्टी बन जाती है इसमें पानी, यानी आधे हाथ के आप कप बनाए ऐसा, तो उसके अंदर भी इमिडाक्लोरोपिड का आप छिड़काव कर सकते हैं, एसीफेट का भी आप कर सकते हैं। और तीसरा होता है उल्टा पत्ता मुड़ जाना, वो मकड़ी की वजह से होता है जी, तो उसके लिए आप मकड़ी नाशक का आपको छिड़काव करना पड़ता है इसमें। तो ये आप पहले देखेंगे कि मुझे पत्ता कौन सा कुकड़ रहा है, फिर दुकानदार को आप बताएंगे तो उसको भी आसानी होगी दवाई देने में आपको। जी बिल्कुल। तो देखिए, बेहद ज़रूरी कि आप पहले जो लक्षण हैं वो ज़रूर देखें, किस रोग के लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं, और इसके लिए जो आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, आप वहाँ पर कृषि वैज्ञानिक से भी सलाह ले सकते हैं, जिससे जो सही दिशा में जो आपको लग रहा है कि रोग है, बीमारी है, उसका उपचार सही समय पर हो सके। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
सदियों से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। खेती की समझ और किसानों की कड़ी मेहनत से आज भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। गंगा के मैदानी क्षेत्र, जहां साधारणतः धान और गेहूं की खेती की जाती, और ये क्षेत्र देश की खाद्यान्न सुरक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परंतु यहाँ किसानों द्वारा समय के अभाव में धान के बाद गेहूं की बुआई हेतु खेत तैयार करने के लिए धान की पराली जलाई जाती है, जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में भागीदार साबित हो रही है। पराली जी आके खेत खाली करने के लिए जलाते थे, हमें समस्या थी खेत खाली कैसे करें। किसानों को ये बात समझनी होगी कि 1 टन पराली के खेत में जलने से 5 किलो 500 ग्राम नाइट्रोजन, 1.2 किलो सल्फर, 2.3 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटाश जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों का नुकसान होता है, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। फिर अगली फसल के लिए चाहिए ज्यादा खाद, ज्यादा पानी। किसानों के 50-50 ग्रुप बना के और समझा रहे हैं कि पराली ना जलाओ, इससे आपका पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इससे आपकी उर्वरा शक्ति भी कमजोर होगी भूमि की। यदि किसान पराली जलाना छोड़े और मशीनों के माध्यम से पराली को खेत में ही मिला दे, तो वही अच्छा फर्टिलाइजर बन करके आपकी जमीन को सुधारने में बहुत बड़ी मदद करेगा। इस जटिल और ज्वलन समस्या का समाधान है ये आधुनिक मशीनें, जिनके इस्तेमाल से किसान अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना सकता है और खाद पर खर्च में प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए की बचत भी कर सकता है। हमारे गांव में धान की खेती अधिक होती है। अब से पहले यहाँ पराली जलाई जाती थी, परंतु अब पराली का प्रयोग किसान मल्चर द्वारा मिट्टी में मिलाकर खाद के प्रयोग में करते हैं। आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल इन 4 तरीकों से किया जा सकता है। पराली को निपटाने में सबसे जरूरी है कंबाइन हार्वेस्ट विद एसएमएस, जो एक ही बारी में अनाज की कटाई कर देता है। इसके साथ लगा एसएमएस फसलों के अवशेषों को और महीन काटकर पीछे फेंकता है। ये है हैप्पी सीडर, जो अपने नाम की ही तरह खुशी खुशी बिजाई करता है, वो भी बिना हल चलाए। फसल अवशेषों के निपटान के लिए मशीनों के जोड़े में हार्वेस्टर विद एसएमएस के बाद मल्चर की मदद ले सकते हैं। इसके बाद जीरो ट्रिल ड्रिल से बिजाई आसानी से की जा सकती है। तीसरी तरह की मशीनों के जोड़े में हम हार्वेस्टर विद एसएमएस के बाद पैडी स्ट्रॉ चॉपर की मदद लेंगे, जो धान के फांस की कटाई करके उन्हें छोटा करके जमीन में बिखेर देता है। फसल अवशेष बहुत छोटे होने से जल्दी जमीन में मिल जाते हैं और खाद बन जाते हैं। फिर जीरो ट्रिल ड्रिल से कम खर्च और कम समय में बिजाई हो जाती है। चौथे तरह के मशीन कॉम्बिनेशन में हार्वेस्टर विद एसएमएस के बाद रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ गहरी जुताई करके नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देता है, और इसके बाद रोटावेटर की मदद से एक ही जुताई में जमीन बिजाई के लिए तैयार हो जाती है, जो आलू जैसी सब्जियों की खेती के लिए आदर्श माना जाता है। किसान पराली के प्रबंधन के लिए किसी भी मशीन की खरीदी करते हैं तो अनुदान मिलेगा 50%, और अगर कस्टम हायरिंग केंद्र लगाते हैं तो अनुदान मिलेगा 80%। केंद्र सरकार की तैयारी है कि पराली का प्रबंधन यहीं तक सीमित न रहे। योजना ये भी है कि फसल अवशेषों का इस्तेमाल घरेलू ईंधन और ऊर्जा के रूप में भी किया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने और पराली नहीं जलाने के संकल्प को किसानों का साथ मिल रहा है।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और साथ ही बागवानी फसलों के जरिए आप अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। लगातार विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। यहाँ डॉक्टर मिश्रा आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि ना सिर्फ जो तालाब के जीर्णोद्धार की हम बात करते हैं, कैसे ये संभव है कि जो किसान हैं वो जागरूक हों और समझें कि ना सिर्फ हम अपनी लागत को कम कर रहे हैं बल्कि जो पानी को बचाना है वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए पानी को बचाना इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर पानी रहेगा तभी आप खेतों में उसे लगा सकेंगे जी। तो हमारा सारा प्रयास ये रहना चाहिए और बल्कि इसी PMKSY का ये उद्देश्य भी है कि जैसे खेत में पानी उपलब्ध हो रहा है वर्षा के द्वारा, तो हम या तो अपने खेत में ही उसको रोकें और इन सीटू सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन की वो सारी विधियां लगाएं जिनसे कि हमारे खेत में ही पानी, हमारा पानी जो है हमारे खेत में ही जाए। और जैसा कि आप देखते हैं हरियाणा और अन्य प्रदेशों में जहां पर थोड़ी सैलिनिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर अगर हम अपने खेत में ही अपने पानी को रोक के रखेंगे तो वो सैलिनिटी यानी साल्ट को लीचिंग भी करेंगे जो कि आपकी मिट्टी को सुधार भी करता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी गांव में और गांव के क्षेत्र में आप देखें तो पहले से भी बहुत सारे तालाबों की बहुतायत हुआ करती थी जो कि ट्यूबवेल आने के बाद से एक तरफ से बेकार ही हो गए क्योंकि वाटर टेबल बहुत जल्दी डाउन होने लगा। भूजल स्तर भी हम देखते हैं किस तरीके से उसमें और इसी के साथ साथ भूजल के प्रदूषण की भी समस्या शुरू हुई है और जिसकी वजह से न केवल सिंचाई के जल में प्रदूषकों की उपस्थिति देखी जा रही है बल्कि पीने के जल में भी आ रही है। तो इन सभी महत्वपूर्ण कारणों से हमें आवश्यक है कि हम अपने क्षेत्र पे उपलब्ध जल का सही स्थान पर जल संरचनाओं में भंडारण करें और उनका इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। क्योंकि अब जैसे अगर वाटर टेबल जिस हिसाब से नीचे जाता है तो किसान को अपने ट्यूबवेल गहरे कराने पड़ते हैं जो कि और खर्चीला एक माध्यम है। यानी हम एक मान सकते हैं जो चुनौती है उसको और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं इस तरीके से। इसके अपेक्षा हमें ये करना चाहिए कि जो पानी का संग्रहण है वो हम कर सकें, संरक्षण हम कर सकें और अपनी लागत को काफी हद तक बचा सकें। बिल्कुल, इसमें एक और भी बात है कि यदि आपका वाटर टेबल डाउन हुआ है तो उसको नीचे से पानी ऊपर उठाने के लिए आपको न केवल पंप की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी बल्कि उसकी ऊर्जा की खपत भी बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। और यदि हम बिजली का प्रयोग करते हैं या फिर डीजल का प्रयोग करते हैं तो दोनों में ही हर चरण पे जो लागत है वो आपकी लागत बढ़ती जाएगी। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, नींबू के बारे में जी बताइए, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ देवकरण जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो जी, गुजारिश करना चाहूंगा अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। हाँ, अब आपका सवाल जो है बेहतर ढंग से सुन सकेंगे हम। सर, हमने 3 साल से नींबू लगा रखा और उसकी ऊंचाई बढ़ी नहीं रही। ऊंचाई नहीं बढ़ी है उसकी? हाँ। आप किस्म बता सकते हैं, कौन सी किस्म आपने ली थी? ये नींबू की तो हमने ये नींबू लाके ही लगाया था। चलिए, नींबू लाके आपने देखिए लगाया था, लेकिन ये बेहद जरूरी कि आप जब भी लें तो जो प्रमाणित स्रोत हैं वहां से आप चयन करें। फिलहाल जो समस्या बनी हुई है डॉक्टर मीना, क्या वजह हो सकती है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गड्ढा खोदा था क्या आपने लगाने से पहले? हाँ, खोदा था। अच्छा, खाद डाला था ना? तो अभी आप, कोई बात नहीं है, आपने डाला है, अच्छी बात है। कई बार तो क्या होता है कि पौधा ही हमको गलत स्रोत से आ जाता है, बीमार पौधा आ जाता है तो वहाँ दिक्कत आती है। अदरवाइज तो बढ़वार को लेकर समस्या नहीं है, थोड़ी स्लो बढ़वार होती है बाकी फलदार वृक्षों की अपेक्षा। लेकिन किसान भाई को चाहिए कि हर बारिश से पूर्व कोई भी, सभी फल वृक्षों में ये नियम है कि बारिश से पहले आप अच्छे से गुड़ाई करेंगे, उसके बाद उसमें खाद डालेंगे, उर्वरक डालेंगे तो निश्चित तौर पे उसकी बढ़वार अच्छी होगी। लेकिन नींबू का केस थोड़ा सा अलग है। नींबू है, अनार है और अमरूद है, इसमें जो बहार आप लेना चाहते हैं उससे पहले आपको गुड़ाई और खाद की व्यवस्था करनी है। इतना सा आपको बदलाव करना है, आपकी बढ़वारी भी अच्छी होगी, फल भी अच्छा आएगा। यानी देखिए 3 बहार हैं, उसमें से जो आपको लगता है कि सबसे उचित है, बाजार को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि उचित भाव आपको कब ज्यादा मिल सकता है उसका भी ख्याल रखें और अच्छी आमदनी आपको मिल पाएगी। साथ ही यहाँ डॉक्टर मीना जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ना सिर्फ प्रसंस्करण या अच्छा उत्पादन लेके हम मान सकते हैं हमारे जो किसान हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, आय को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर क्या जो बाजार की जब हम बात करते हैं, बाजार की जानकारी हो, बाजार के अनुरूप किसान आगे बढ़ें, जो बाजार की जानकारी होती है, मार्केट इंटेलिजेंस जिसे हम कह सकते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है किसान के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण है आय की वृद्धि में। लेकिन आजकल देखिए हर किसान, अगर किसान एंड्रॉइड नहीं चलाता तो उसका बच्चा या पोता जरूर चलाता है एंड्रॉइड। जी। तो आजकल बाजार भाव पूरे के पूरे नेट पे आ जाते हैं।
हर मंडी की कि किस मंडी में क्या भाव है, प्याज का क्या भाव है, आलू का क्या भाव है। तो किसान भाई को इसका सदुपयोग करना चाहिए और अपने माल को भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन आजकल बहुत अच्छा है, रोड्स अच्छे हैं, तो दिल्ली, बॉम्बे कहीं भी वो भेज सकता है अपने नजदीकी बड़े शहरों में, उसको रेट अच्छी मिलेगी और वो बहुत जरूरी है। मार्केट इंटेलिजेंस का जो काम है, उसके अलावा एक्सपोर्ट पे भी इसी को लेके हम, आपका एपेडा है पूरी की पूरी संस्था जो एक्सपोर्ट की बात करती है, तो आप उनकी मदद से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं उन उत्पादों को। तो हर जगह आपको जहां बाजार भाव अच्छा मिले वहां आप अपने उत्पाद को पहुंचा सकते हैं। और एक्सपोर्ट में तो सरकार 25% तक अनुदान भी देती है, जो खर्चा आता है उसका पैसा सरकार भी वहन करेगी, तो इनको फायदा किसान भाइयों को लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए निर्यात के लिए भी हम मान सकते हैं संभावनाएं हैं, ना सिर्फ घरेलू स्तर पर, और इसके लिए जो संस्था एपीडा है उसकी वेबसाइट पर भी आपको सारी जानकारी मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं जो निर्यात अगर करना, जो फल है या सब्जियां हैं, कैसे ये हम मान सकते हैं जो बाहरी बाजार है, हमारा वैश्विक बाजार, वहाँ तक पहुँचती हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी पंकज जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी हम ये जानना चाह रहे हैं जैसे अमरूद की जी हम ये जानना चाहते हैं कि हमें अमरूद की फसल लगानी है जी, पहचान कैसे करें? बहुत बढ़िया बात आपने ऐसा सवाल पूछा है जो ऐसे प्रदेशों के लिए जहां पानी की कमी है वहां भी हो सकता है और अच्छे खासा उत्पादन दूसरे ही साल में उत्पादन शुरू हो जाता है। वैसे हम पैकेज में बात करते हैं तो 4 साल बाद करते हैं, पर ये देखा गया अगर अच्छी आप मेहनत करो तो दूसरे साल से आप कुछ न कुछ कमाई कर सकते हो। तो आपको अमरूदों के लिए करना है कि आपकी इसमें 4-5 किस्में ऐसी है जो बेहतरीन परफॉर्म करती है। उसमें लखनऊ गुंचास है, इलाहाबादी सफेदा है और एक लोकल किस्म है बर्फ खान गोला, जो बेहतरीन किस्म है। उसके अलग अलग साइज के बेहतरीन साइज के फल आते हैं उसमें। तो आपको लगाने के लिए गर्मी में आपको गड्ढे तैयार करने हैं जो बहुत जरूरी है और उसको गड्ढों को 15 दिन तक आपको तपने देना है और उसके बाद में उसमें खाद का मिश्रण 25 से 30 किलो खाद और सिंगल सुपर फास्फेट और आपकी दवाई डाल के उसको भर देना आपको। और जब बरसात होती है, एक बरसात हो जाए पूरी तरीके से, जब गड्ढे का जो जमीन है जो आपने मिश्रण भरा है वो बैठ जाए, उसके बाद आप उन्नत किस्म का कलमी पौधा, जनरली कई बार किसान करते हैं कि देसी पौधा लाके लगा देते हैं। देसी पौधे का नुकसान ये है कि देरी से फल लगता है और ट्रू टू टाइप नहीं होते हैं, यानी जो किस्म आप लाते हो जरूर नहीं बीज में ऐसी कैसी बने। तो उसके लिए आपको कलमी ग्राफ्टेड पौधे आपको इस्तेमाल करने हैं और इसकी जो दूरी है वो 5 बाई 5 मीटर होती है। अगर आप इस पर हाई डेंसिटी पे आप जाना चाहते हैं तो 1.5 से 2 मीटर की दूरी पे आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रूनिंग सिस्टम समझना होगा, कैसे कटाई एवं सधाई का काम है, किस डाली को आपको रखना है, कैसे आपको उसको बढ़ाना है, वो बहुत जरूरी है। और नियमित अमरूद की एक और अच्छी बात है कि आप नियमित तीनों ही बाहर भी ले सकते हो आप। अल्ट्रा हाई डेंसिटी में आपको लगातार साल भर आपको उत्पादन मिलता है, लेकिन जो ज्यादा डिस्टेंस है उसमें आप मृग बहार सबसे बेहतरीन है भारत के लिए, काफी अच्छी क्वालिटी अच्छा होता है और सर्दी में फल खाया भी जाता है तो उसका बाजार भाव भी अच्छा होता है। जी बिल्कुल, देखिए जो हम सर्दियों में जो सेवन करते हैं अमरूद का, मृग बहार वो होती है और अच्छा भाव क्योंकि उसका मिलता है, गुणवत्ता काफ़ी अच्छी नज़र आती है जिसके ज़रिए जो किसान हैं उसको आमदनी अच्छी मिल सकती है। साथ ही यहाँ डॉक्टर मिश्रा आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम पानी के महत्व को जानें। अब किसान जान भी रहा है, लेकिन एक जो चुनौती हमारे सामने हम कह सकते हैं, अभी भी हमारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर पानी की काफ़ी कमी हो जाती है। वहाँ के लिए क्या हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में जो ये योजना है PM-KSY, इसमें कुछ बड़ा बदलाव हमें नज़र आएगा? देखिए प्रयास तो ये किया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल इरिगेशन प्लान बना करके और सारे डिस्ट्रिक्ट को ही सिंचाई हेतु संतृप्त किया जाए। उसके पहले वो ब्लॉक लेवल प्लान बनाते हैं जिसमें कि हर तरीके की जानकारी का समावेश किया जाता है और स्रोतों की पहचान की जाती है। और इसके अतिरिक्त जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नए नए उन्नत सिंचाई की विधियों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, तो ऐसा है कि यदि हम इन उन्नत सिंचाई विधियों की तरफ चलते हैं तो अपने पास उपलब्ध स्रोतों से ही हम संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट को यानी कि पूरे देश को हम सिंचित बना सकेंगे, इसमें हमें कोई संदेह नहीं जान पड़ता है। जी बिल्कुल। और जो अभी तक हमारा जो क्रिएटेड पोटेंशियल है और हमारा जो प्राप्त किया हुआ पोटेंशियल उसमें भी बहुत संभावनाएं हैं और लगभग प्रतिवर्ष 2 मिलियन हेक्टेयर लैंड को और इरिगेटेड बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे चल रहे हैं। जी, लेकिन जो हम बात करते हैं प्रति बूंद अधिक
अधिक उपज की। क्या हम मान सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से जो जल है प्रदूषित होता जा रहा है, रसायन जो हैं वो उसमें काफ़ी मिल जाते हैं और उसके बाद शायद उतनी अच्छी उपज जो है नहीं मिल पाती या कहीं ना कहीं वो प्रभावित होती है, उसको उतना अच्छा भाव बाजार में नहीं मिल पाता, इस तरफ भी अब किसान को देखना होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम प्रिसीजन इरिगेशन की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से प्रिसीजन एग्रीकल्चर में उर्वरकों का प्रयोग भी बहुत प्रिसाइज मात्रा में किया जाता है। अब जो पहले की संस्तुतियां थी वो थोड़ी बदल रही हैं और हम समझ पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा धोवन नहीं होगी, जिससे कि उर्वरकों का नुकसान नहीं होगा। जितना हम फसल की आवश्यकता है उतना ही उर्वरक और निश्चित स्थान पर, सही स्थान पर देंगे तो कोई कारण नहीं है कि हमारा उर्वरक खेत से बह के बाहर चला जाएगा या ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा। तो जो हम इसमें वैज्ञानिकता पूर्ण जब हम सिंचाई करेंगे और सिंचाई के अच्छे अच्छे साधनों का प्रयोग करेंगे, और जैसा मैं प्रोग्राम के पहले बता चुका था कि अब तो ये भी प्रयास किया जा रहा है कि ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम आएगा। चलिए बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनके भी जो सवाल है उसको शामिल जल्दी से कर लेते हैं हम। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं बात ये जानना चाहता था कि जैसे अपने इधर पानी कम गिरा हुआ है तो उसमें फसल का उत्पादन कैसे किया जाता था सिंचाई प्रणाली में? समृद्ध जी जुड़े हैं हमारे साथ मंदसौर मध्य प्रदेश से और बता रहे हैं कि जो बारिश है उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, ऐसे में कैसे कम पानी है तो अभी तो हम, मेरा ख्याल है कि खरीफ मौसम के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं जी। तो इस समय इन्होंने जो फसल लगाई होगी वो अब इस समय परिपक्वता की तरफ चल रही होगी, लेकिन ऐसा है कि जहां पानी कम बरसता है वहां कम जल मांग वाली फसलों की खेती की जाती है। संस्तुति इसी की यही की गई है। और जहां ज्यादा पानी बरसता है वहां अधिक जल मांग वाली फसलों का, जैसे कि अब हम कहें कि धान अधिक जल मांग वाली फसल है और बाजरा कम जल मांग वाली फसल है, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो आपके पास जो मृदा है यानी कि भूमि है वो देखना पड़ेगा। अगर बलुई भूमि है तो जल धारण क्षमता कम होती है, जबकि अगर चिकनी मिट्टी वाली जमीन है, जहां तक कि मंदसौर में मैं समझता हूं, वहां की जल धारण क्षमता अधिक होती है। जी बिल्कुल। तो जो जिन मृदाओं में जल धारण क्षमता अधिक होती है वहां कम पानी से भी सफलतापूर्वक फसलें ली जा सकती हैं। जी, और आप जिसके बारे में हम जानकारी दे थे, ऑटोमेटेड जो तकनीक आने वाली है आने वाले समय में, मैं चाहूंगा संक्षेप में आप अगर इसकी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए इसमें जो संवेदकों के माध्यम से मृदा में उत्पन्न नमी का पता लगाया जाता है और इसको जो है किसी एक कंप्यूटर के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि खेत को कितने जल की आवश्यकता है। और इसका अनुमान लगाने के बाद अब जो नई प्रणालियां आ गई हैं उसमें अपने आप मोटर भी ऑन हो जाएगी। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो जल का स्रोत है वहां पानी आबाद मात्रा में हो, यानी कि पानी ऐसा ना हो कि पंप चलता रहे और पानी खत्म हो जाए। तो आपको अगर टैंक में जल है तो आप देखेंगे कि जितनी देर के लिए आपका सिस्टम चल सकता है उसके लिए उतना पानी वहां उपलब्ध है, तो वो सिस्टम अपने आप पंप को ऑन करेगा। और अगर आपने ड्रिप लगा रखा है तो ड्रिप अगर आप 15 मिनट चलाते हैं या आधा घंटे चलाते हैं, उसको चलने के बाद, सिंचाई होने के बाद अपने आप सिस्टम ऑफ हो जाएगा। अगले दिन फिर वो टेस्टिंग करेगा और फिर आपको सूचना देगा कि आपको पानी की आवश्यकता है या नहीं है। जी बिल्कुल। साथ ही यहाँ डॉक्टर मीणा आपसे भी संक्षेप में जानना चाहेंगे किस तरीके से आमदनी को हमारे किसान बढ़ा सकते हैं, खासतौर से सौर पंप भी हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं हमारे किसान, क्या आपका संदेश? किसान भाइयों को चाहिए कि उद्यानिकी में बाग लगाएं और जो सब्जियां आप उत्पादन करते हैं उसको रेज बेड टेक्निक से लगाएं, यानी उठी हुई क्यारियों पे, तो आपको बेहतरीन उत्पादन मिलेगा। ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ जैसे चर्चा हो रही है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की, उसी विधि से आपको इस्तेमाल करना है तो आपको उत्पादन ज्यादा होगा। 25 से 30% तक आपको उत्पादन मिलता है, साथ ही जल की बचत भी होती है। तो निश्चित तौर पे आप उद्यानिकी से जुड़ के अच्छा लाभ कमा सकते हैं। उसमें बाजार भी है, उत्पादन भी है और आपकी इंटेलिजेंसी भी शामिल है, यानी आपको उन्नत होना पड़ेगा और उन्नत होते ही आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। देखिए, कड़ी दर कड़ी हम मान सकते हैं जो प्रमुख बातें हैं वो जुड़ी हुई हैं और इसके जरिए ही जो आमदनी है उसमें इजाफा हो सकता है। बहरहाल आज आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जाना आज आपने PMKSY और इसके साथ ही बागवानी में तमाम संभावनाएं जो मौजूद हैं आपकी आय को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हमारे पास तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी email ID नोट कर लीजिए।
हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। लेकिन उससे पहले जो कल का विषय है वो हम आपको बताते हैं, जिससे पहले ही आप जो सवाल हैं वो तैयार कर लें। खासतौर से अभी जो खरीफ का समय चल रहा है, यहाँ पर अगर आप पूरी जानकारी रखेंगे, कल के विषय देखिए, आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन और इसके साथ ही खरीफ दलहनी फसलों में रोग प्रबंधन। जैसे ही अब बढ़वार की तरफ है हमारी फसलें, वहाँ पर ये काफ़ी समस्या सामने आती है, कैसे उसका निदान हो सकता है। और जैसा कि आपको बता रहे थे, आपके सवाल या सुझाव जो हैं उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हिंदी में आपको टाइप करना होगा फेसबुक पर जाकर हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान के कॉल सेंटर नंबर पर अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो तमाम विकल्प आपके पास मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।